तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं द किंग्समैन 4 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस फ्रेंचाइजी में हमें कई पार्ट देखने को मिल चुके हैं और चौथा पार्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो आज की इस वीडियो में पूरी अपडेट मैं आपको बताऊंगा, इसकी प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग, फैक्टर डिटेल अपडेट के बारे में। तो वीडियो को आप जरूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा के इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ है वो आप तक पहुंचते रहे। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट और आगे मैं इसके बारे में और डिटेल आपको बताता हूं। ब्रिटिश जासूसी एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन मैथ्यू वॉन ने अपनी कहानी और कार्ल गजडुसेक के साथ लिखी पटकथा पर किया है। ब्रिटिश किंग्समैन फिल्म श्रृंखला की तीसरी किस्त, जो कि मार्क मिलर और डेव गिबन्स की कॉमिक बुक द सीक्रेट सर्विस, बाद में इसका नाम बदलकर किंग्समैन कर दिया गया, आधारित है, जो बदले में मिलर और वॉन की अवधारणा पर आधारित है। यह किंग्समैन द सीक्रेट सर्विस 2014 और किंग्समैन द गोल्डन सर्कल 2017 प्रीक्वल है। इसके कलाकारों की टुकड़ी में राल्फ फिएनेस, इसके कार्यकारी निर्माताओं में से एक, जेमा आर्टरटन, राइज इफेंस, मैथ्यू गोर, टॉम हैरिस डिकिंसन, डैनियल ब्रूहल, जिमोन हॉन्सॉ और चार्ल्स डांस शामिल है। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 22 दिसंबर 2021 को और यूनाइटेड किंगडम में 26 दिसंबर 2021 को 20वीं सेंचुरी स्टूडियो 8 द्वारा आंशिक रूप से कोविड-19 महामारी के कारण कई रिलीज देरी के बाद रिलीज किया गया। इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली 9 और इसने लगभग $100 मिलियन के बजट के मुकाबले $126 मिलियन की कमाई की, जिससे यह बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर गई। 10 कथानक 1902 में द्वितीय बोअर युद्ध के अंत के करीब ब्रिटिश अभिजात ऑरलैंडो, ड्यूक ऑफ ऑक्सफोर्ड, उनकी पत्नी एमिली और उनके छोटे बेटे कॉनराड ब्रिटिश रेड क्रॉस के लिए काम करते हुए दक्षिण अफ्रीका में एक ब्रिटिश एकाग्रता शिविर का दौरा करते हैं। शिविर पर एक स्नाइपर हमले में एमिली गंभीर रूप से घायल हो जाती है। मरने से पहले वह ऑरलैंडो से वादा करती है कि वह अपने बेटे को फिर कभी युद्ध नहीं देखने देगी। 12 साल बाद ऑरलैंडो ने अपने नौकरों, बटलर शोला और नौकरानी पोली विल्किंस के साथ एक निजी जासूसी नेटवर्क बनाया है, जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली गणमान्य व्यक्तियों द्वारा नियोजित है। कॉनराड लड़ने के लिए उत्सुक है, लेकिन ऑरलैंडो उसे ब्रिटिश सेना में शामिल होने से मना करता है और युद्ध के लिए राज्य सचिव लॉर्ड किचनर को उसे ऐसा न करने देने के लिए राजी करता है। किचनर के अनुरोध पर कॉनराड और ऑरलैंडो के दोस्तों, ऑस्ट्रिया के आर्चड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड और उनकी पत्नी सोफी, डचेस ऑफ होहेनबर्ग के साथ साराजेवो से होकर जाते हैं। कॉनराड युद्ध को भड़काने के इरादे से बोस्नियाई सर्ब गैव्रिलो प्रिंसिप द्वारा फेंके गए बम से आर्चड्यूक को बचाता है। बाद में प्रिंसिप संयोग से आर्चड्यूक के दल से फिर से मिलता है और उसे और उसकी पत्नी को गोली मार देता है, जिससे प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। ऑरलैंडो को पता चलता है कि हत्या की साजिश द फ्लॉक द्वारा रची गई थी, एक समूह जो जर्मन, रूसी और ब्रिटिश साम्राज्यों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की साजिश रच रहा था, जिसका नेतृत्व रहस्यमय शेफर्ड कर रहा था, जिसका अंतिम लक्ष्य स्कॉटिश स्वतंत्रता है। उसके गुर्गों में रूसी रहस्यवादी ग्रिगोरी रास्पुतिन भी शामिल है, जो रूस के जार निकोलस का विश्वसनीय सलाहकार था। रास्पुतिन निकोलस के युवा बेटे एलेक्सी को जहर देता है, लेकिन निकोलस के युद्ध से बाहर निकलने का वादा करने के बाद ही वह उसे ठीक कर पाता है। कॉनराड को उसके चचेरे भाई प्रिंस फेलिक्स यूसुपोव द्वारा रास्पुतिन के हेरफेर के बारे में सूचित किया जाता है। यह जानते हुए कि अगर रूस युद्ध से बाहर निकलता है तो पश्चिमी मोर्चा असुरक्षित हो जाएगा, कॉनराड यह जानकारी किचनर और उसके सहायक मेजर मैक्स मॉर्टन को देता है, जो रूस के लिए रवाना होते हैं। उनके जहाज HMS हैम्पशायर को एक पनडुब्बी द्वारा टारपीडो किया जाता है और वह डूब जाता है। किचनर की मौत की खबर ऑरलैंडो तक पहुंचती है, जिससे वह रास्पुतिन को मारने के लिए शोला, पोली और कॉनराड के साथ रूस की यात्रा करने के लिए प्रेरित होता है। भीषण लड़ाई के बाद चारों ने फेलिक्स द्वारा आयोजित क्रिसमस पार्टी में रास्पुतिन को मार डाला। संयुक्त राज्य अमेरिका को युद्ध में प्रवेश करने से रोकने के लिए
कैसर विल्हेम द्वितीय के सलाहकार एरिक जान हनुसेन ने जिमरमैन टेलीग्राम भेजा, जिसमें मेक्सिको को संयुक्त राज्य अमेरिका पर आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। हालांकि ब्रिटिश खुफिया एजेंसी ने संदेश को रोक लिया। पोली ने इसे समझ लिया, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने ठोस सबूतों की कमी का हवाला देते हुए युद्ध में शामिल होने से इनकार कर दिया। शेफर्ड ने जार को उखाड़ फेंकने और रूस को युद्ध से हटाने के लिए व्लादिमीर लेनिन को भर्ती किया। रोमानोव परिवार को मारने के लिए एक हत्यारे को भेजा। कॉनराड को उसके पिता की इच्छा के विरुद्ध ग्रेनेडियर गार्ड्स में नियुक्त किया जाता है। किंग जॉर्ज पंचम उसे लंदन में नियुक्त करने की व्यवस्था करता है। युद्ध में लड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित कॉनराड स्कॉटिश सैनिक आर्ची रीड के साथ स्थान बदलता है और उसे अपने पिता को संदेश भेजने के लिए लैंसलॉट उपनाम देता है। ब्लैक वॉच के सदस्य आर्ची के वेश में कॉनराड एक घायल ब्रिटिश एजेंट से जानकारी प्राप्त करने के लिए नो मैंस लैंड में एक मिशन के लिए स्वयंसेवक बनता है। वापस लौटने पर आर्ची को जानने वाला एक साथी सैनिक उस पर जर्मन जासूस होने का आरोप लगाता है और उसे गोली मारकर हत्या कर देता है, जिससे ऑरलैंडो तबाह हो जाता है। उसके द्वारा प्राप्त की गई जानकारी जिमरमैन टेलीग्राम की प्रामाणिकता की पुष्टि करती है। कॉनराड के सबूत के बावजूद विल्सन द्वारा फिर से युद्ध में शामिल होने से इनकार करने के बाद ऑरलैंडो को पता चलता है कि राष्ट्रपति को शेफर्ड के एजेंट माता हरी द्वारा बहकाए जाने के फुटेज के साथ ब्लैकमेल किया जा रहा है और वह नकारात्मकता को वापस पाने का संकल्प लेता है। अमेरिकी दूतावास में माता हरी को हराने के बाद ऑरलैंडो उसके कश्मीरी दुपट्टे की पहचान करता है और उसकी उत्पत्ति का पता लगाता है। अमेरिका और कनाडा के बाहर फिल्म ने अपने शुरुआती सप्ताहांत में $6.9 मिलियन की कमाई की, जिसमें दक्षिण कोरिया में $3.5 मिलियन, जापान में $2.1 मिलियन और इंडोनेशिया में $6 लाख शामिल है। 57 अपने दूसरे सप्ताहांत में फिल्म ने 22 बाजारों से $14.1 मिलियन कमाए। ताइवान में फिल्म ने $2.8 मिलियन के साथ शुरुआत की, जिससे यह देश में 2021 की चौथी सबसे अच्छी शुरुआत हुई। 58 अपने तीसरे सप्ताहांत में फिल्म ने $13.4 मिलियन कमाए, जिसमें जर्मनी से $1.6 मिलियन शामिल थे, जहां इसने बॉक्स ऑफिस पर दूसरे स्थान पर शुरुआत की थी। 59 फिल्म ने अपने चौथे सप्ताहांत में $10.2 मिलियन, 60 अपने पांचवें में $6.2 मिलियन, 61 अपने छठे में $4.2 मिलियन, 62 और अपने सातवें में $2.7 मिलियन कमाए। 63 आलोचनात्मक प्रतिक्रिया। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज ने 181 समीक्षाओं के आधार पर 41% की स्वीकृति रेटिंग की रिपोर्ट की, जिसमें औसत रेटिंग 5.110 थी। साइट की आलोचनात्मक सहमति में लिखा है, द किंग्स मैन में राल्फ फिएनेस का ठोस केंद्रीय प्रदर्शन इस टोनली भ्रमित प्रीक्वल के एक्शन थ्रिलर बोरियत में उतरने से गंदा हो गया है। 64 मेटाक्रिटिक पर, जो एक भारित औसत का उपयोग करता है, फिल्म को 40 आलोचकों के आधार पर 100 में से 44 का स्कोर मिला है, जो मिश्रित या औसत समीक्षा दर्शाता है। 65 सिनेमास्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर B+ का औसत ग्रेड दिया, जबकि पोस्टरट्रैक ने बताया कि 77% दर्शकों ने इसे सकारात्मक स्कोर दिया, जिसमें 60% ने कहा कि वे निश्चित रूप से इसकी अनुशंसा करेंगे। 66 दर्शकों की संख्या। स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होने के पहले 4 दिनों के दौरान 2.2 मिलियन अमेरिकी घरों ने द किंग्स मैन देखी, जिससे यह 20 फरवरी 2022 के सप्ताह के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में सभी प्लेटफार्मों पर सबसे अधिक देखी जाने वाली फिल्म बन गई। 67 68 69 संभावित अगली कड़ी। दिसंबर 2021 में मैथ्यू वॉन ने कहा कि यदि एक सीक्वल विकसित किया जाना है, तो वह किंग्समैन एजेंसी के पहले दशक की कहानी को उन सभी पात्रों के साथ देखना चाहेंगे जिन्हें दर्शक अंत में देखते हैं। 17 अक्टूबर 2023 में वॉन ने एक सीधे सीक्वल, द किंग्समैन
द ट्रेटर किंग की घोषणा की, जो सक्रिय विकास में होगा। फ्रेंचाइजी के वैकल्पिक इतिहास सेटिंग में एडोल्फ हिटलर, डेविड क्रॉस द्वारा चित्रित के काल्पनिक उदय के बाद, राल्फ फिएनेस, आरोन टेलर जॉनसन, जेमा आर्टेरटन और जिमोन हॉसो ने अपनी भूमिकाओं को फिर से करने का इरादा किया। 71 इसके बावजूद, अक्टूबर 2024 में द हॉलीवुड रिपोर्टर के साथ एक साक्षात्कार के दौरान 20वीं शताब्दी स्टूडियो के कार्यकारी स्टीव एसबेल ने खुलासा किया कि स्टूडियो के पास किंग्समैन सीक्वल या प्रीक्वल की कोई योजना नहीं है। 73 नोट्स 20वीं सेंचुरी स्टूडियो बैनर के माध्यम से वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स द्वारा वितरित ऑरलैंडो शेफर्ड के पहाड़ी अभयारण्य पर पैराशूट से उतरता है, जो मॉर्टन के रूप में सामने आता है। मॉर्टन ने किचनर की हत्या की योजना बनाई थी और अपनी मौत का नाटक किया था। ऑरलैंडो शोला की मदद से उससे लड़ता है और उसे मार देता है। पोली फिल्म को वापस ले लेता है, जिसे विल्सन को सौंप दिया जाता है। फिर वह उसे जला देता है और संयुक्त राज्य अमेरिका को युद्ध में शामिल कर लेता है। युद्ध के बाद, ऑरलैंडो अपने संगठन के लिए किंग्समैन टेलर शॉप खरीद लेता है। ऑरलैंडो, शोला, पोली, किंग जॉर्ज पंचम, आर्ची और यूके में अमेरिकी राजदूत मूल किंग्समैन का गठन करते हैं, जिनमें से प्रत्येक को कॉनराड के सम्मान में किंग आर्थर किंवदंती से एक कोरनाम दिया जाता है। मध्यश्रेय दृश्य में, हनुसेन, शेफर्ड के संगठन की कमान संभालते हुए, लेनिन को रोमानोव्स के हत्यारे एडोल्फ हिटलर से परिचित कराता है। रालना मुख्य लेख, किंग्समैन पात्रों की सूची। राल्फ फिएन्स ने ऑरलैंडो ऑक्सफोर्ड की भूमिका निभाई है। राल्फ फिएनेस, ऑरलैंडो ऑक्सफोर्ड, एक कुलीन, जासूसी नेटवर्क का नेता और संस्थापक किंग्समैन आर्थर। जेम्मा आर्टेरटन, पॉली वॉटकिंस, एक नौकरानी, ऑरलैंडो के जासूसी नेटवर्क की सदस्य और किंग्समैन गैलाहार्ड की संस्थापक। राइज इफेंस, ग्रिगोरी रास्पुतिन, जार का निजी चिकित्सक और शेफर्ड का एजेंट और सहायक इन कमांड। मैथ्यू गुड मैक्स मॉर्टन बटा द शेफर्ड के रूप में, ब्रिटिश सेना में एक अंग्रेज अधिकारी के रूप में प्रस्तुत, वास्तव में स्कॉटिश स्वतंत्रता की मांग करने वाला एक स्कॉट्समैन, जर्मन, रूसी और ब्रिटिश साम्राज्यों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की साजिश का नेता। यह किरदार फ्रेडरिक ड्यूक्सने पर आधारित है। उद्धरण आवश्यक। टॉम हॉलैंडर के रूप में किंग जॉर्ज और संस्थापक किंग्समैन परसीवल, कैसर विल्हेम और जार निकोलस, दोनों जॉर्ज पंचम के चचेरे भाई। एरिस डिकिंसन, कॉनराड ऑक्सफोर्ड, ऑरलैंडो का बेटा, जो अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध महान युद्ध में लड़ने के लिए एक सैनिक आर्ची रीड के साथ स्थान बदल लेता है। डैनियल ब्रूहल, एरिक जान हनुसेन, एक गुप्तचर और शेफर्ड का तीसरा अधिकारी। जिमोन हॉसो शोला, एक बटलर, ऑरलैंडो के जासूसी नेटवर्क का सदस्य और किंग्समैन मर्लिन का संस्थापक। चार्ल्स डांस, हर्बर्ट किचनर, ब्रिटिश युद्ध सचिव। वैलेरी पचनेर, माताहारी, शेफर्ड की एजेंट और वुड्रो विल्सन की प्रलोभक। एलिसन स्टीडमैन रीटा के रूप में। अगस्त दिएल, व्लादिमीर लेनिन, एक रूसी क्रांतिकारी और सोवियत रूस में सरकार का मुखिया। डेविड क्रॉस मूछ वाले आदमी, एडोल्फ हिटलर के रूप में, हनुसेन द्वारा भर्ती किया गया एक हत्यारा। एलेक्जेंड्रा मारिया लारा, एमिली ऑक्सफोर्ड, ऑरलैंडो की दिवंगत पत्नी और कॉनराड की मां। जारीना एलिक्स के रूप में ब्रांका कातिच, रूसी साम्राज्ञी पत्नी। रॉबर्ट अरामायो, सार्जेंट मेजर एटकिंस। रॉन कुक, ऑस्ट्रिया के आर्चड्यूक फ्रांच फर्डिनेंड के रूप में। ओलिवियर रिक्टर्स विशाल, मशीनरी शेक गार्ड के रूप में। इसके अलावा, आरोन टेलर जॉनसन ने आर्ची रीड की भूमिका निभाई है, जो एक सैनिक और किंग्समैन लैंसलॉट का संस्थापक है, जबकि स्टेनली टुची ब्रिटेन में अमेरिकी राजदूत और किंग्समैन बेडिवेर के संस्थापक की भूमिका में है। उत्पादन, विकास। जून 2018 में, मैथ्यू वॉन ने घोषणा की कि किंग्समैन द ग्रेट गेम नामक एक प्रीक्वल फिल्म सक्रिय रूप से विकास में थी,
जिसमें कहा गया था कि कथानक 1900 के दशक की शुरुआत में होगा और जासूसी एजेंसी के गठन को दर्शाएगा, और यह परियोजना तीसरी नियमित किंग्समैन फिल्म के साथ बैक टू बैक फिल्म होगी, जिसे 2021 में रिलीज किया जाना था। 11/12 वॉन को द मैन हू वुड बी किंग देखने के बाद प्रीक्वल फिल्म की पटकथा लिखने की प्रेरणा मिली। 13 ढलाई सितंबर 2018 में यह घोषणा की गई थी कि राल्फ फिएनेस और हैरिस डिकिंसन प्रीक्वल में अभिनय करेंगे, जिसमें पूर्व फिल्म के कार्यकारी निर्माताओं में से एक के रूप में भी काम करेंगे। 14 नवंबर 2018 में यह पता चला कि डैनियल ब्रूहल, चार्ल्स डांस, राइज इफेंस और मैथ्यू गोल्ड फिल्म में सहकलाकार होंगे। 15 मम्स द वर्ड 2016 फिलिप हक्सले द्वारा लिखित और मायरोन मैकलिन द्वारा चित्रित एक स्टैंडअलोन 5 पेज की वन शॉट किंग्समैन द सीक्रेट सर्विस मम्स द वर्ड जून 2016 में मिलर वर्ल्ड एनुअल 2016 के संकलन में प्रकाशित हुई थी। द सीक्रेट सर्विस के कुछ समय बाद सेट मम्स द वर्ड गैरी एग्सी लंदन का अनुसरण करता है, क्योंकि वह अपनी मां से मिलने जाता है और एक रूसी हत्यारे बिली को उसका इंतजार करते हुए पाता है। उसने उस दिन पहले रानी एलिजाबेथ की हत्या करने के अपने आतंकवादी समूह के प्रयास को विफल कर दिया था, जिसे वह तब मार देता है जब उसकी मां कमरे से बाहर होती है। 13 द बिग एग्जिट 2017 एक स्टैंडअलोन 6 पृष्ठ वन शॉट किंग्समैन द बिग एग्जिट सितंबर-अक्टूबर 2017 के प्लेबॉय मैगजीन के अंक में प्रकाशित हुआ था, जिसे रॉब विलियम्स ने लिखा था और ओजगुर यिल्दिरिम ने चित्रित किया था। ब्रेक्सिट के तुरंत बाद सेट द बिग एग्जिट गैरी एग्सी अनविन अपने फिल्म समकक्ष के समान उपनाम रखने के लिए पुनर्निर्धारित का अनुसरण करता है, क्योंकि उसे ब्रसेल्स की यात्रा पर विवादास्पद तलाक शुल्क की सुरक्षा करने का काम सौंपा जाता है, जिसमें ठोस सोने की 100 बिलियन पाउंड की छड़ें शामिल है। ब्रेक्सिट समर्थक आतंकवादियों के एक समूह से द यूनियन जैक्स, जो यूके के लिए सोना चुराने के लिए फ्रांसीसी कार्यकर्ताओं के रूप में प्रच्छन्न है। अंततः यह पता चलता है कि एगजी का मिशन वास्तव में एक छलावा है, ताकि किंग्समैन स्वयं द यूनियन जैक्स को नष्ट कर सके और ब्रिटिश संसद और यूरोपीय संघ दोनों से सोना चुरा सके और इसका उपयोग इंग्लैंड में अस्पतालों और शिक्षा सेवाओं को निधि देने के लिए कर सकें। 14-15 रूपांतरों मुख्य लेख किंग्समैन फ्रेंचाइजी 2014 में द सीक्रेट सर्विस के रूपांतरण के साथ एक फिल्म श्रृंखला शुरू की गई थी, जिसमें टेरॉन एगर्टन और कॉलिन फर्थ ने अभिनय किया था। 16 आज तक इसका सीधा सीक्वल किंग्समैन द गोल्डन सर्कल 2017 में 17 और एक स्पिन-ऑफ प्रीक्वल द किंग्समैन 2021 में राल्फ फिएनेस अभिनीत 18 आया है। संग्रहित संस्करण शीर्षक एकत्रित सामग्री प्रकाशित तिथि ISBN फरवरी 2019 में यह बताया गया कि आरोन टेलर जॉनसन, जेमा आर्टरटन, टॉम हॉलैंडर, जिमोन हॉसॉ, एलिसन स्टीडमैन, स्टेनली टुकी, रॉबर्ट अरामायो और नील जैक्सन कलाकारों में शामिल हो गए थे। 16, 17, 18 अप्रैल 2019 में यह घोषणा की गई कि एलेक्जेंड्रा मारिया लारा फिल्म के कलाकारों में शामिल हो गई है। 19 बाद में मई में जोएल बासमन कलाकारों में शामिल हुए। 20, 21 उसी महीने जैसे ही फिल्मांकन समाप्त हुआ, वॉन ने उन रिपोर्टों का खंडन किया कि लियाम नीसन कलाकारों में शामिल हो गए हैं। 22, 23 वॉन ने यह भी कहा कि द ग्रेट गेम एक कार्यशील शीर्षक था और फिल्म का वह नाम नहीं होगा। 22 फिल्माने मुख्य फोटोग्राफी 22 जनवरी 2019 को यूनाइटेड किंगडम में शुरू हुई। 24 अप्रैल 2019 में कुछ दृश्यों को इटली के पीडमोंट में शूट किया गया। ट्यूरिन, पो नदी की सड़क, शहर की सड़क और उसके करीब 2 महलों में, वेनेरिया रिले, वेनेरिया का महल और शाही उद्यान, निचेलिनो, स्टुपिनिगी का पलाजिना डी कैचिया और आसपास, रैकोनिगी, कुनेओ, रैकोनिगी का महल। 25 फिल्म के शुरुआती सिनेमेटोग्राफर बेन डेविस को इटर्नल के प्रति
अपनी प्रतिबद्धताओं के कारण रीशूट के दौरान परियोजना को छोड़ना पड़ा। 26 वॉन ने माना कि फिल्म से कुछ दृश्यों को काटना पड़ा क्योंकि वे बहुत ज्यादा किंग्समैन जैसे थे और इस फिल्म को अन्य किंग्समैन फिल्मों के मजेदार लहजे और ऐतिहासिक सटीकता और पात्रों के सम्मान के बीच संतुलन बनाने की जरूरत थी। उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने मूल रूप से रास्पुतिन को दर्शाते हुए 3 दृश्य लिखे थे जो इतने स्पष्ट होते कि उन्हें संभवतः NC-17 रेटिंग मिलती। 13 साउंड ट्रैक। मुख्य लेख द किंग्समैन साउंड ट्रैक। मैथ्यू मार्गेसन, जिन्होंने पिछली किंग्समैन फिल्मों में हेनरी जैकमैन के साथ काम किया था, ने डोमिनिक लुइस के साथ फिल्म का स्कोर तैयार किया। हॉलीवुड रिकॉर्ड्स ने 22 दिसंबर 2021 को साउंड ट्रैक को डिजिटल रूप से रिलीज किया। 27 अंतिम थीम FKA ट्विग्स द्वारा मेजर ऑफ ए मैन है, जिसमें सेंट्रल सी शामिल है। 28 मुक्त करना। द किंग्समैन का विश्व प्रीमियर 5 दिसंबर 2021 को लंदन, यूनाइटेड किंगडम में हुआ था और इसे 22 दिसंबर 2021 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था, जो इसकी 8वीं प्रस्तावित रिलीज की तारीख थी और मूल रूप से आने के 2 साल से अधिक समय बाद। 29-30 इसे मूल रूप से 8 नवंबर 2019 को रिलीज किया जाना था। 31 लेकिन इसे पहले 15 नवंबर 2019, 32 फिर 14 फरवरी 2020, 33 और फिर 18 सितंबर 2020 तक धकेल दिया गया। 34 कोविड-19 महामारी के कारण रिलीज की तारीख को वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स ने फिर से 26 फरवरी 2021 तक पीछे धकेल दिया। 35-36 मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स फेज 4 फिल्मों की देरी के बाद द किंग्समैन को 2 हफ्ते आगे बढ़ाकर 12 फरवरी 2021 कर दिया गया, फिर इसे फिर से 12 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया। 37 जनवरी 2021 में रिलीज की तारीख फिर से 20 अगस्त 2021 तक टाल दी गई। 38 मार्च 2021 में इसे दिसंबर 2021 की तारीख तक और विलंबित कर दिया गया। 39 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आने से पहले यह फिल्म 45 दिनों तक सिनेमाघरों में चली। 40 होम मीडिया। फिल्म 9 फरवरी 2022 को यूके, आयरलैंड, जापान और दक्षिण कोरिया में स्टार के माध्यम से डिज्नी प्लस पर और बाद में उसी फरवरी में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और कनाडा के लिए स्ट्रीमिंग शुरू हुई। 41 यह 18 फरवरी को HBO मैक्स और हुलू पर और 2 मार्च को स्टार प्लस पर स्ट्रीम हुई। 42 फिल्म 23 फरवरी 2022 को दक्षिण पूर्व एशिया में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम हुई। 43 फिल्म को 22 फरवरी को 20th सेंचुरी स्टूडियो होम एंटरटेनमेंट द्वारा ब्लूरे, DVD और 4 के अल्ट्रा HD पर रिलीज किया गया था। 44 स्वागत। बॉक्स ऑफिस। द किंग्समैन ने अमेरिका और कनाडा में $37.2 मिलियन और अन्य क्षेत्रों में $88.8 मिलियन की कमाई की, जिससे दुनिया भर में कुल $126 मिलियन की कमाई हुई। 45-46 US और कनाडा में द किंग्समैन को सिंग 2 और द मैट्रिक्स रिसरेक्शंस के साथ रिलीज किया गया था। मूल रूप से इसकी रिलीज के पहले 5 दिनों में 3,175 स्क्रीन्स से 15-20 मिलियन की कमाई होने का अनुमान था। 47 यह अपने शुरुआती सप्ताहांत में $5.9 मिलियन की कमाई और 5 दिनों में अनुमानित $10 मिलियन की कमाई करते हुए बॉक्स ऑफिस पर 5वें स्थान पर रही, जिसमें महामारी के दौरान सिनेमाघरों में जाने की अनिच्छा, कोविड के ओमिक्रॉन वेरिएंट का उदय और स्पाइडरमैन नो वे होम के दूसरे सप्ताहांत के दौरान रिलीज होने जैसे योगदान देने वाले कारक शामिल थे। इसके उद्घाटन के दौरान पुरुषों ने 65% दर्शकों का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें 18 से 34 वर्ष की आयु सीमा के लोगों ने 54% टिकट बिक्री की और 35 से ऊपर वालों ने 40% हिस्सा बनाया। 48-49 फिल्म ने अपने दूसरे सप्ताहांत में $4.6 मिलियन, 50 तीसरे में $3.2 मिलियन, 51 चौथे में $2.2 मिलियन, 52
पांचवें में $1.8 मिलियन, 53 छठे में $1.66 मिलियन, 54 सातवें में $1.2 मिलियन, 55 और आठवें में $4,26,262 कमाए। किंग्समैन एक अमेरिकी कॉमिक बुक सीरीज है जो 2012 में पहली ग्राफिक नॉवेल के साथ शुरू हुई थी, जिसका उपशीर्षक द सीक्रेट सर्विस था। इसके 3 सीक्वल, मम्स द वर्ड, द बिग एग्जिट और द रेड डायमंड, क्रमशः 2016, 2017 और 2018 में आए। गैरी लंदन, जिसे बाद में एगजी अनविन नाम दिया गया, कि उसके चाचा जैक लंदन द्वारा एक गुप्त जासूसी संगठन में भर्ती और एजेंट गलाहाद के रूप में उसके बाद के विश्वविख्यात कारनामों के बाद, श्रृंखला को शुरू में द सीक्रेट सर्विस के रूप में प्रकाशित किया गया था, जिसे श्रृंखला के पहले फिल्म रूपांतरण की रिलीज के बाद रीब्रांड किया गया था। NB1 यह श्रृंखला मार्क मिलर और डेव गिबन्स द्वारा मिलर और एक अज्ञात मैथ्यू वॉन की अवधारणा से 6 और मिलर के साझा ब्रह्मांड मिलर वर्ल्ड में स्थापित की गई थी, जिसमें पहले खंड में होने वाले सेलिब्रिटी अपहरणों को किक एस द डेव लिजेव्स्की ईयर्स बुक फॉर में संदर्भित किया गया था। 7 जो 2023 के क्रॉसओवर इवेंट बिग गेम की ओर अग्रसर है। 8 2014 में द सीक्रेट सर्विस के सीधे रूपांतरण के साथ एक फिल्म श्रृंखला शुरू की गई थी, जिसमें टेरॉन एगर्टन और कॉलिन फर्थ ने अभिनय किया था और वॉन द्वारा निर्देशित थी। इसके बाद 2017 में मूल कथानक की अगली कड़ी किंग्समैन द गोल्डन सर्कल और 2021 में प्रीक्वल द किंग्समैन, जिसमें राल्फ फिएनेस ने अभिनय किया था। कथानक लघु श्रृंखला सीक्रेट सर्विस 2012-13 मार्क मिलर द्वारा लिखित और डेव गिबन्स द्वारा चित्रित पहला खंड द सीक्रेट सर्विस 2012 से 13 3 वर्षों के दौरान सेट किया गया है। गैरी लंदन को उसके चाचा कैरेक्टेकस जैक लंदन द्वारा किंग्समैन ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस के लिए काम करने के लिए भर्ती किया जाता है। गैरी को 3 साल का व्यापक प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें विभिन्न हत्याएं की जाती है और एक कोलंबियाई ड्रग लॉर्ड को पकड़ा जाता है। जेम्स अर्नोल्ड, एक बहुत अमीर सेलफोन उद्यमी, जो अधिक जनसंख्या की समस्या को हल करने के लिए मानवता के गरीबों को एक दूसरे का वध करने के लिए उपग्रह संकेत का उपयोग करने की योजना बनाता है, द्वारा किए गए सेलिब्रिटी अपहरण की एक श्रृंखला की जांच करते समय लंदन को अर्नोल्ड द्वारा उसकी प्रेमिका के साथ सोने के लिए मार दिया जाता है, जो उसकी किंग्समैन निष्ठा से अनजान है। अपने चाचा की मौत से भयभीत और यह जानकर कि अर्नोल्ड को किंग्समैन के उच्चस्तरीय सदस्यों का समर्थन प्राप्त है, गैरी अपने साथी प्रशिक्षुओं को स्विट्जरलैंड के एक पहाड़ के अंदर छिपे अर्नोल्ड के अड्डे पर हमला करने के मिशन के लिए भर्ती करता है। 9-10 अर्नोल्ड के सैनिकों पर घात लगाकर हमला करने और युद्ध करने के बाद, पियर्स ब्रॉसन, पैट्रिक स्टीवर्ट और डेविड बेकहम सहित पकड़े गए मशहूर हस्तियों को मुक्त कराने के बाद, गैरी अर्नोल्ड के गुर्गे और किंग्समैन के भूतपूर्व एजेंट गजेल के साथ हाथापाई करता है और अर्नोल्ड से भिड़ने के लिए निकल पड़ता है। अर्नोल्ड सैटेलाइट सिग्नल को सक्रिय करता है और लोगों के एक दूसरे का वध करने का इंतजार करता है, लेकिन इसके बजाय गैरी के एक सहकर्मी द्वारा आवृत्ति बदलने के कारण दुनिया भर के लोग एक दूसरे के साथ यौन संबंध बनाने लगते हैं। गैरी फिर भ्रमित अर्नोल्ड को मार देता है। उपसंहार में गैरी अपने चाचा की वसीयत पढ़ता है, जिसमें बताया गया है कि जैक की संपत्ति का 2/3 हिस्सा रॉयल नेशनल लाइफबोट इंस्टीट्यूशन और ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन को जाएगा, शेष 1/3 गैरी की मां को जाएगा, जो गैरी को सूचित करती है कि वह अपनी गैजेट से भरी कार की अच्छी तरह से देखभाल करे, अन्यथा वह वापस आकर उसे परेशान करेगा। जब गैरी किंग्समैन मुख्यालय में रिपोर्ट करता है, जो अपने चाचा के बाद एजेंट गलाहाद के रूप में काम करता है, तो सर जाइल्स उसे एक मिशन के बारे में बताता है जो मॉस्को में परेशानी से संबंधित है। 11 द रेड डायमंड 2017-18 दूसरा खंड किंग्समैन द रेड डायमंड, रॉब विलियम्स द्वारा लिखित और साइमन फ्रेजर द्वारा चित्रित, सितंबर 2017 में इमेज कॉमिक्स के माध्यम से जारी किया गया था, जो 1 सप्ताह के दौरान हुआ था।
प्रिंस फिलिप को ग्रीक आतंकवादियों के एक समूह से बचाने के बाद उन्हें बेहोश करने के बाद, जो इस तथ्य से अनभिज्ञ थे कि राजकुमार खुद ग्रीक है, गैरी एग्सी अनविन उनके फिल्म समकक्ष के समान उपनाम रखने के लिए पुनर्निर्धारित को 1 सप्ताह की छुट्टी पर रखा गया है। अपने छोटे भाई रयान के नोरोवायरस के इलाज के लिए एक गोली प्राप्त करने के लिए किंग्समैन मुख्यालय लौटते हुए मैनहट्टन के टाइम स्क्वायर में अलियास नामक एक वांछित हैकर को भेजे गए एन्क्रिप्टेड संदेश के बारे में दक्षिण अफ्रीकी सीक्रेट सर्विस सैस से एक अलर्ट आता है। उसे खोजने पर एकजी का सामना क्वाइटो से होता है, एक सैस एजेंट, और इंगोट, एक रेड डायमंड एजेंट। रोके जाने पर एलियास बताता है कि वह रेड डायमंड के एजेंट द्वारा जारी वायरस से बचाने के लिए वित्तीय जिले में सर्वर को बंद करने की कोशिश कर रहा था। इंगोट एलियास को मार देता है और एकजी और क्वाइटो को फंसाते हुए भाग जाता है। उसके जाने के बाद वायरस दुनिया भर में फैल जाता है, जिससे वैश्विक ब्लैकआउट हो जाता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को रेड डायमंड के प्रमुख स्वनिर्मित दक्षिण अफ्रीकी खनन दिग्गज जैकोबिस डू प्रीज से एक बीटामैक्स टेप प्राप्त होता है, जो दुनिया के भौतिक धन को सोने और जवाहरात से बदलने की अपनी योजना के बारे में बताता है। एक अलग टेप में वह नई भौतिक दुनिया के राजाओं और रानियों को हुनान प्रांत, चीन में एक दूरस्थ स्थान पर आमंत्रित करता है। एकजी और क्वाइटो स्वतंत्र रूप से इवेंट में अंडरकवर जाते हैं, लेकिन डुप्रीज प्रतियोगिता से छुटकारा पाने के लिए एक बम सेट कर देता है। इंगोट से रेड डायमंड बेस का नक्शा प्राप्त करना और क्वाइटो के साथ एक जंगल में दुर्घटनाग्रस्त होना, एकजी और क्वाइटो प्यार करते हैं। बाद में सभ्यता और उपयोग करने के लिए एक फोन ढूंढने पर एकजी को पता चलता है कि क्वाइटो ने नक्शा चुरा लिया है। इसे याद करने के बाद एकजी गुआम की यात्रा करता है, जहां वह क्वाइटो से फिर से मिलता है। बेस के अंदर अपना रास्ता बनाते हुए जोरी डुप्रीज को आभूषणों और सोने की छड़ों की एक पहाड़ी पर नग्न अवस्था में बैठा हुआ पाती है। डुप्रीज समझाता है कि वे उसे नहीं मार सकते, क्योंकि उसके दिल से जुड़ी एक फेलसेफ एयरलॉक खोल सकती है और सभी को मार सकती है। इंगोट के साथ टकराव के बाद एकजी डुप्रीज को एक झरीले जासूसी डार्ट से मारता है, जो धीरे धीरे उसे मार देगा, और क्वाइटो और ट्रीमैन के साथ भाग जाता है, जो कि डुप्रीज द्वारा बंदी बनाया गया है। भागते समय ट्रीमैन रेड डायमंड कंप्यूटर तक पहुंच प्राप्त करता है और रेड डायमंड वायरस को हटाने के लिए एक ओवरराइड अपलोड करता है। उपसंहार में एकजी के सम्मान में एक समारोह आयोजित किया जाता है। कई सम्मानित मेहमानों को आमंत्रित किया जाता है, जिसमें प्रिंस फिलिप भी शामिल है, जो माफी मांगना चाहते हैं और एकजी से हाथ मिलाना चाहते हैं। हालांकि एकजी अपने परिवार और क्वाइटो को अपने पसंदीदा पब में ले जाता है। वन शॉट्स राल्फ नेथेनियल ट्विसल्टन वाई के हमफियनेस FANZ/2 जन्म 22 दिसंबर 1962, एक अंग्रेजी अभिनेता, फिल्म निर्माता और निर्देशक है। उन्हें कई पुरस्कार मिले हैं, जिनमें ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार और टोनी पुरस्कार शामिल है, साथ ही 3 अकादमी पुरस्कार, 7 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और एक प्राइम टाइम एमी पुरस्कार के लिए नामांकन भी शामिल है। इप्सविच, सफ़ोक में जन्मे फियनेस ने 1985 में रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट से प्रशिक्षण प्राप्त किया और स्नातक की उपाधि प्राप्त की। एक शेक्सपियर व्याख्याता, उन्होंने रॉयल शेक्सपियर कंपनी में आगे की सफलता प्राप्त करने से पहले रॉयल नेशनल थिएटर में मंच पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। 1995 में फियनेस ने हेमलेट के पुनरुद्धार में प्रिंस हेमलेट की भूमिका निभाते हुए अपना ब्रॉडवे डेब्यू किया, जिसके लिए उन्होंने एक नाटक में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का टोनी पुरस्कार जीता। बाद में उन्हें ब्रायन फ्रेल के नाटक फेथ हीलर 2006 में एक यात्रा करने वाले आस्था मरहम लगाने वाले की भूमिका के लिए टोनी नामांकित किया गया। फियेंस ने एमिली ब्रोंटे की वुदरिंग हाइट्स 1992 में हीथक्लिफ की भूमिका निभाकर अपनी फिल्मी शुरुआत की। उन्होंने शिंडलर्स लिस्ट 1993, द इंग्लिश पेशेंट 1996 और कॉन्क्लेव
2024 फिल्मों में अपने अभिनय के लिए 3 अकादमी पुरस्कार नामांकन अर्जित किए हैं। उन्होंने क्विज शो 1994, मेड इन मैनहट्टन 2002, द कांस्टेंट गार्डनर 2005, इन ब्रुग्स 2008, द रीडर 2008, द डचेस 2008, द हर्ट लॉकर 2009, द ग्रैंड बुडापेस्ट होटल 2014, ए बिगर स्प्लैश 2015, हेल सीजर 2016 और द मेन्यू 2022 में भी अभिनय किया है। फियनेस को हैरी पॉटर फिल्म सीरीज 2005 से 2011 में लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट और जेम्स बॉन्ड फिल्मों 2012 से 2021 में गैरेथ मैलोरी एम की भूमिका निभाने के लिए व्यापक पहचान मिली और उन्होंने एनिमेटेड फिल्मों द प्रिंस ऑफ इजिप्ट 1998, वालेस एंड ग्रोमिट, द कर्स ऑफ द वेयर रैबिट 2005, कुबो एंड द टू स्ट्रिंग्स 2016 और द लेगो बैटमैन मूवी 2017 में आवाज दी है। उन्होंने कोरियोलेनस 2011 और द इनविजिबल वूमन 2013 फिल्मों का निर्देशन और अभिनय किया। 3 अभिनय के अलावा फियनेस ने 1999 से यूनिसेफ यूके के राजदूत के रूप में काम किया है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। अधिक जानकारी ट्विसलटन वाई के हम फियनेस परिवार और बैरन से और सेले। फियनेस का जन्म 22 दिसंबर 1962 को इंग्लैंड के इप्सविच में हुआ था। 4 वह किसान और फोटोग्राफर मार्क फियनेस 1933 से 2004 और लेखिका जेनिफर लैश 1938 से 1993 की सबसे बड़ी संतान है। 5 वह मॉरिस फियनेस के पोते एल्बेरिक आर्थर ट्विसलटन वाई के हम फियनेस के परपोते और फ्रेडरिक बेंजामिन ट्विसलटन वाई के हम फियनेस 16वें बैरन से और सेले के परपोते हैं। 6 उनका उपनाम नॉर्मन मूल का है। 7 वह 6 बच्चों में सबसे बड़े हैं। उनके भाई बहन अभिनेता जोसेफ फियनेस है, निर्देशक मार्था फियनेस, उन्होंने उनकी फिल्म वंगिन में शीर्षक भूमिका निभाई थी। संगीतकार मैग्नस फियनेस, फिल्म निर्माता सोफी फियनेस और संरक्षणवादी जैकब फियनेस। उनके पालक भाई माइकल एमरी एक पुरातत्वविद है। उनके भतीजे हीरो फियनेस स्टीफन ने हैरी पॉटर एंड द हाफ-ब्लड प्रिंस में टॉम रिडल, युवा लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट की भूमिका निभाई थी। 8 फियनेस ने अभिनय को अपना असली जुनून मानने से पहले चेल्सी कॉलेज ऑफ आर्ट्स में पेंटिंग का अध्ययन किया। 9 आजीविका 1983 से 1992 थिएटर में काम और फिल्म में पदार्पण। 1996 में लीसेस्टर स्क्वायर, लंदन में फियनेस के हाथ के निशान। फियनेस ने 1983 और 1985 के बीच लंदन में राडा, रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट से प्रशिक्षण लिया। 10 उन्होंने ओपन एयर थिएटर, रीजेंट पार्क और नेशनल थिएटर में अपना करियर शुरू किया। उन्होंने रॉयल शेक्सपियर कंपनी RAC में प्रमुखता हासिल की। 7 फियनेस ने पहली बार 1990 में स्क्रीन पर काम किया जब उन्होंने ब्रिटिश टेलीविजन फिल्म ए डेंजरस मैन, लॉरेंस आफ्टर अरबिया में टी लॉरेंस के रूप में अभिनय किया। उन्होंने 1992 में जूलियट बिनोचे के साथ एमिली ब्रोंटे की वुथरिंग हाइट्स में हीथक्लिफ के रूप में अपनी फिल्मी शुरुआत की। 12 पीटर ग्रीनवे की ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म द बेबी ऑफ मैकॉन 1993 से 2004 सफलता और प्रशंसा। 1993 में उन्होंने स्टीवन स्पीलबर्ग के ऐतिहासिक नरसंहार ड्रामा महाकाव्य शिंडलर्स लिस्ट में क्रूर नाजी एकाग्रता शिविर कमांडेंट अमोन गोथ का किरदार निभाया था। 13 वैरायटी के फिल्म समीक्षक टॉड मैकार्थी ने उनके प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए इसे असाधारण बताया और कहा कि उन्होंने गोथ में एक अमिट किरदार बनाया है। लटकते हुए पेट और अपने पीड़ितों और खुद के लिए घृणा से भरी आंखों के साथ, वह एक मामूली सी लीग के रोमन सम्राट की तरह है जो अधिकता से खट्टा हो गया है, एक ऐसा आदमी जिसके पास बहुत अधिक शक्ति और अनैतिकता ने हर उस चीज को कुचल दिया है जो कभी अच्छी रही होगी। 14 फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए
उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। फियेनेस ने बाद में कहा कि इस भूमिका को निभाने से उन पर गहरा परेशान करने वाला प्रभाव पड़ा। 1994 में फियेनेस ने रॉबर्ट रेडफोर्ड के ऐतिहासिक ड्रामा क्विज शो में जॉन टर्टुरो और पॉल स्कोफील्ड के साथ अमेरिकी शिक्षाविद चार्ल्स वान डोरेन की भूमिका निभाई। यह फिल्म 1950 के 21 क्विज शो घोटालों के इर्द-गिर्द केंद्रित थी। इस फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा के साथ-साथ सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकन भी मिला। 1996 में उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के महाकाव्य रोमांटिक ड्रामा द इंग्लिश पेशेंट में लास्चलो अल्मासी की भूमिका निभाने के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था, जिसमें उन्होंने क्रिस्टिन स्कॉट थॉमस के साथ अभिनय किया और बिनोचे के साथ फिर से जुड़े। 7 न्यूज़वीक के डेविड एंसेन ने लिखा, एक बार जब आप इसकी दीवानी हो जाती है। 16 उन्होंने रोमांटिक ड्रामा ऑस्कर एंड लुसिंडा 1997 में कैट ब्लैचेट के साथ अभिनय किया। जासूसी कॉमेडी द एवेंजर्स 1998 में जॉन स्टीड की भूमिका निभाई और एक एनिमेटेड बाइबिल महाकाव्य द प्रिंस ऑफ इजिप्ट 1998 में रामेसेस द्वितीय को आवाज दी। फियेनेस के फिल्मी काम में कई प्रकार की शैलियां शामिल है, जिनमें थ्रिलर, स्पाइडर, स्ट्रेंज डेज, रोमांटिक कॉमेडी, मेड इन मैनहट्टन और ऐतिहासिक ड्रामा सनशाइन शामिल है। 1999 में फियेनेस ने वनगिन में शीर्षक भूमिका निभाई, एक फिल्म जिसे उन्होंने निर्माण में भी मदद की थी। उनकी बहन मार्था फियेनेस ने निर्देशन किया था और भाई मैग्नस ने संगीत तैयार किया था। फियेनेस ने 2002 की फिल्म रेड ड्रैगन में फ्रांसिस डोलहेयर का किरदार निभाया था, जो द साइलेंस ऑफ द लैम्प्स और हैनिबल का प्रीक्वल था। एक अंधी लड़की के साथ रोमांटिक रिश्ते वाले एक सहानुभूतिपूर्ण सीरियल किलर के रूप में फियेनेस के प्रदर्शन की, जिसे एमिली वॉटसन ने निभाया था, प्रशंसा की गई। 19 अक्टूबर 2008 में जब एवन की बॉन्ड गर्ल 007 खुशबू लॉन्च की गई थी, तब आर्टरटन इसका चेहरा थीं। 2010 में आर्टरटन ने द लिटिल डॉग लाफ्ट के यूके प्रीमियर में वेस्ट एंड में अपनी शुरुआत की। उन्हें मूल रूप से वुदरिंग हाइट्स 21 के एक नए रूपांतरण में कैथरीन अर्नशॉ के रूप में अभिनय करने के लिए जोड़ा गया था। हालांकि बाद में उन्होंने इस परियोजना को छोड़ दिया। 2013 में हेंसल एंड ग्रेटेल विच हंटर्स के ऑस्ट्रेलियाई प्रीमियर पर आर्टरटन 2010 की फिल्मों क्लैश ऑफ द टाइटंस 13, प्रिंस ऑफ पर्शिया, द सैंड्स ऑफ टाइम 13 में महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नजर आईं और उन्होंने तमारा ड्रू में मुख्य भूमिका निभाई। 2010 में आर्टरटन ने ट्रेविस प्रेस्टन द्वारा निर्देशित द मास्टर बिल्डर के अल्मेडा थिएटर के निर्माण में भी अभिनय किया, जहां उन्हें हिल्डे वांगेल के रूप में उनके प्रदर्शन के लिए काफी प्रशंसा मिली। 2011 में आर्टरटन को ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स राइजिंग स्टार अवार्ड 10-24 के लिए नामांकित किया गया था और तमारा ड्रू और द डिसअपीयरेंस ऑफ एलिस क्रीड में उनके प्रदर्शन के लिए अग्रणी अभिनेत्री के लिए विचाराधीन थीं। 25 आर्टरटन ने एक्शन हॉरर फिल्म हेसेल एंड ग्रेटेल विच हंटर्स में ग्रेटेल के रूप में अभिनय किया, जिसमें जेरेमी रेनर थे, जिन्होंने हेसेल की भूमिका निभाई थी। 3D फिल्म का सेट 15 साल बाद सेट किया गया था, जब हेसेल और ग्रेटेल ने उन्हें अपहरण करने वाली चुड़ैल को मार दिया था। 26 यह 25 जनवरी 2013 को जारी किया गया था। जनवरी 2014 में उन्होंने जॉन वेबस्टर की द डचेस ऑफ माल्फी में शीर्षक भूमिका निभाई, जो शेक्सपियर के ग्लोब के नए इंडोर थिएटर सैम वानामेकर प्लेहाउस में उद्घाटन उत्पादन था। 27 नाटक और आर्टरटन दोनों को ही सकारात्मक समीक्षा मिली। द इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग के लिए पॉल टेलर के साथ चमकदार जेम्मा आर्टरटन ने डचेस की बहुमुखी गुणवत्ता को खूबसूरती से पकड़ लिया। 2015 में आर्टरटन ने जेम्मा बोवेरी 30 में मुख्य भूमिका निभाई। यह फिल्म गुस्ताव फ्लेबर्ट की 19वीं सदी की क्लासिक मैडम बोवेरी की फिर से कल्पना है, जिसे एनी फोंटेन ने निर्देशित किया है। आर्टरटन ने
इस भूमिका के लिए फ्रेंच बोलना सीखा। 31 इससे पहले उन्होंने कभी यह भाषा नहीं बोली थी। 31 2014 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में आर्टरटन। 2014 से 2015 में आर्टरटन ने मेड इन डेग्नेहे में अभिनय किया। 32 जो महिलाओं के लिए समान वेतन से संबंधित 1968 के फोर्ड सिलाई मशीनिस्टों की हड़ताल के बारे में एक मंचीय संगीतमय नाटक था। 5 नवंबर 2014 को लंदन के एडेल्फी थिएटर में इसके प्रीमियर के बाद से 33 उन्होंने सार्वजनिक रूप से उनके कारण के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया है। 34 उन्होंने रीटा ओग्रेडी नामक एक काल्पनिक किरदार निभाया और उनके प्रदर्शन को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली। डेली एक्सप्रेस के लिए साइमन एज ने रीटा के रूप में जेम्मा आर्टरटन के कमजोर केंद्रीय प्रदर्शन की शिकायत की। 35 हालांकि वैरायटी के लिए मैट ट्रूमैन ने आर्टरटन की उनके ऑल आउट स्टार टर्न 36 के लिए प्रशंसा की। 37 शो के केवल 5 महीनों के बाद बंद होने के बावजूद आर्टरटन को संगीत में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ओलिवियर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। 38 और संगीत में नवागंतुक के लिए इवनिंग स्टैंडर्ड पुरस्कार जीता। 39 2015 में इंडिपेंडेंट अखबार को दिए एक साक्षात्कार में आर्टरटन ने कहा कि वह निर्देशक जोनाथन ग्लेजर की फिल्म अंडर द स्किन में मुख्य भूमिका के लिए उनकी पसंद थीं। 40 हालांकि ग्लेजर को फिर से कास्ट करने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि आर्टरटन इतनी प्रसिद्ध नहीं थीं कि फिल्म को वित्तपोषण मिल सके। 40 फरवरी 2016 में आर्टरटन ने वेस्ट एंड के अपोलो थिएटर में शेक्सपियर के ग्लोब ट्रांसफर ऑफ नेल ग्विन में शीर्षक भूमिका निभाते हुए एक रन शुरू किया। 41 आर्टरटन की आलोचकों द्वारा प्रशंसा की गई। द गार्जियन के लिए माइकल बिलिंगटन ने उनकी प्राकृतिक चमक का हवाला दिया। 43 उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें एक नाटक में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ओलिवियर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 44 जुलाई 2016 में उन्हें 73वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए मुख्य प्रतियोगिता जूरी के सदस्य के रूप में नामित किया गया था। 45 इस वर्ष भी आर्टरटन को द गर्ल विद ऑल द गिफ्ट्स 2016 में आर्टरटन ने महिला प्रधान और महिला केंद्रित फिल्म और टीवी प्रोजेक्ट बनाने के लिए रेबेल पार्क प्रोडक्शंस की स्थापना की। उन्होंने टाइम्स अप के समर्थन में अच्छी तरह से प्राप्त 48 लघु फिल्म लीडिंग लेडी पार्ट्स का निर्माण किया। इस फिल्म में एमिलिया क्लार्क, टॉम हिडलेस्टन और गेम्मा चैन ने अभिनय किया और यूके जस्टिस एंड इक्वेलिटी फंड के लिए जागरूकता बढ़ाने में मदद की। 49 उसी वर्ष उन्होंने अर्नॉड डेस पलिरेस की फ्रेंच भाषा की फिल्म ऑर्फेलिन अनाथ में 4 प्रमुख भूमिकाओं में से एक भूमिका निभाई, एक ऐसी भूमिका जिसमें उन्होंने जेम्मा बोवेरी में अपनी भूमिका के लिए हासिल किए गए फ्रेंच भाषा कौशल का प्रयोग किया। 50 आर्टरटन को 2016 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में उनकी फिल्म देयर फाइनेस्ट के प्रीमियर के लिए आमंत्रित किया गया था। 2017 में आर्टरटन ने जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की क्लासिक कहानी सेंट जॉन की जोसी राउरके की व्याख्या में जॉन की भूमिका निभाई। जबकि नाटक को मिश्रित समीक्षा मिली, आर्टरटन के प्रदर्शन को शो के मुख्य आकर्षण के रूप में व्यापक रूप से सराहा गया। 51 उसी वर्ष वह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान काम कर रहे एक प्रोपेगेंडा फिल्म चालक दल के बारे में एक युद्धकालीन रोमांटिक कॉमेडी देयर फाइनेस्ट में काल्पनिक युवा पटकथा लेखक कैटरिन कोल के रूप में दिखाई दीं। सहायक अभिनेताओं बिल निघी, सैम क्लैफ्लिन और एडी मार्सन के प्रभावशाली कलाकारों की टुकड़ी के बीच आर्टरटन के प्रदर्शन को आमतौर पर अच्छी तरह से प्राप्त किया गया था। 52 2018 में आर्टरटन ने द एस्केप का निर्माण और सहनिर्माण किया। 13 जो एक मां की अपनी शादी के टूटने से जूझने की कहानी पर आधारित एक बड़े पैमाने पर सुधारित फिल्म थी। फिल्म को बेहतरीन समीक्षा मिली। 53 और आर्टरटन को ब्रिटिश इंडिपेंडेंट फिल्म में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए BIFA के लिए नामांकित किया गया। फिल्म में उनके काम के लिए
उन्हें हार्पर बाजार द्वारा वुमन ऑफ द ईयर चर्वन से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 2018 में आर्टरटन एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज में शामिल होने के लिए आमंत्रित 928 नए सदस्यों में से एक थीं, जिनमें से 49% महिलाएं थीं, जो अकादमी के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के चल रहे प्रयास का हिस्सा थीं। 55 2018 में आर्टरटन को दिवंगत गायिका डस्टी स्प्रिंगफील्ड के जीवन पर आधारित एक फिल्म में उनकी भूमिका निभाने की घोषणा की गई थी। 56 2019 में आर्टरटन नेटफ्लिक्स कॉमेडी मर्डर मिस्ट्री, जिसमें एडम सैंडलर, जेनिफर एनिस्टन और ल्यूक इवांस ने अभिनय किया, में दिखाई दिए। फिल्म की बड़े पैमाने पर नकारात्मक समीक्षाओं के बावजूद इसे रिलीज के पहले 3 दिनों में 30.9 मिलियन नेटफ्लिक्स खाताधारकों ने देखा, फिर स्ट्रीमिंग सेवा के लिए एक रिकॉर्ड था। 57 उसी वर्ष आर्टरटन ने वीटा और वर्जीनिया में सोशलाइट और लेखक वीटा सेक्विलेवेस्ट की भूमिका निभाई, जो आर्टरटन के चरित्र और वर्जीनिया वुल्फ के बीच रोमांटिक संबंधों के बारे में एक फिल्म थी, जो वुल्फ के उपन्यास ऑरलैंडो ए बायोग्राफी की प्रेरणा थी। आर्टरटन को फिल्म के कार्यकारी निर्माता के रूप में श्रेय दिया जाता है। 58 उन्होंने लघु फिल्म हेले एलियन का निर्माण और अभिनय भी किया, जिसे उनकी बहन और सहकलाकार हन्नाह आर्टरटन ने लिखा और निर्देशित किया था। 59 आर्टरटन एक कार्यकारी निर्माता थीं और जेसिका स्वाले द्वारा निर्देशित द्वितीय विश्व युद्ध की फिल्म समरलैंड में अभिनय किया था। आर्टरटन ने पहले स्टेज शो नेल ग्विन में स्वाले के साथ काम किया था। 60 2021 में आर्टरटन प्रथम विश्व युद्ध की फिल्म द किंग्समैन में गुप्त एजेंट पोलियाना पोली विल्किंस बटा किंग्समैन के एजेंट गलाहाद के रूप में दिखाई दी। 61 एक भूमिका जिसे वह अगली कड़ी द ट्रेटर किंग में फिर से निभाएंगी। 62 2024 में वह कार्ला टिब्बेट्स की स्वीट ड्रीम्स में शामिल हो गईं। 63 अन्य गतिविधियों आर्टरटन को टाइम्स अप, ERA 50 और मीटू आंदोलनों का समर्थक होने के रूप में रिकॉर्ड पर दर्ज किया गया है। उन्होंने टाइम्स अप के समर्थन में 2018 बाफ्टा में अभिनेत्रियों को काले कपड़े पहनने के लिए राजी करने में एक अभिन्न भूमिका निभाई। 65 और ERA 50-66 के साथ अपनी शुरुआत से ही यूके में एक समान वेतन अभियान में शामिल रही है। व्यक्तिगत जीवन आर्टरटन की मुलाकात प्रोडक्शन असिस्टेंट जॉन नोलन से क्वांटम ऑफ सोलेस के सेट पर हुई और वे लंदन में साथ रहने लगे। 67 2008 में उनका स्पेनिश स्टंटमैन एडुआर्डो मुनोज के साथ रिश्ता था, जिनसे उनकी मुलाकात प्रिंस ऑफ पर्शिया द सेंड्स ऑफ टाइम के सेट पर हुई थी। रिश्ता खत्म होने से पहले वे 6 महीने तक लंदन के एक फ्लैट में साथ रहे। 68 आर्टरटन ने 2010 में स्टेफानो कैटेली से शादी की। 69 वे 2013 में अलग हो गए। 70 और अगस्त 2015 में हाई होलबोर्न में सेंट्रल फैमिली कोर्ट में सहमति से उनके तलाक को अंतिम रूप दिया गया। 71 आर्टरटन ने कहा कि वह वास्तव में प्रतिज्ञाओं का आदान प्रदान करने में कभी विश्वास नहीं करती थी और उसे यकीन नहीं था कि वह फिर से गलियारे में चलना चाहेगी। 70 72 2013 में आर्टरटन ने कहा कि वह बच्चे पैदा करने से पहले अभिनय की दुनिया में कुछ हासिल करने तक इंतजार करना चाहती थी। 73 2019 में आर्टरटन ने अभिनेता रोरी कीनन से शादी की। 74 उनके पहले बेटे का जन्म दिसंबर 2022 में हुआ। 75-76 फिल्मोग्राफी जेम्मा क्रिस्टीना आर्टरटन, जन्म 2 फरवरी 1986, एक ब्रिटिश अभिनेत्री है। ग्लोब थिएटर 2007 में शेक्सपियर के लव्स लेबर लॉस्ट में अपने स्टेज डेब्यू के बाद आर्टरटन ने कॉमेडी सेंट ट्रिनियन 2007 में अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत की। उन्होंने जेम्स बॉन्ड फिल्म क्वांटम ऑफ सोलेस 2008 में बॉन्ड गर्ल स्ट्रॉबेरी फील्ड्स का किरदार निभाया, जिसके लिए उन्हें बेस्ट न्यूकमर का एम्पायर अवार्ड मिला, और एक्शन वॉर फिल्म द किंग्समैन 2021 में जासूस पोलियाना पोली विल्किंस बटा एजेंट गलाहद की भूमिका निभाई।
आर्टरटन कई अन्य फिल्मों में दिखाई दी है, जिनमें द डिसअपीयरेंस ऑफ एलिस क्रीड 2009, तमारा ध्रुव 2010, क्लैश ऑफ द टाइटंस 2010, प्रिंस ऑफ पर्शिया, द सैंड्स ऑफ टाइम 2010, हेसेल एंड ग्रेटेल, विच हंटर्स 2013, देयर फाइनेस्ट 2016, द एस्केप 2017, वीटा एंड वर्जीनिया 2018 और कुलप्रिट्स 2023 शामिल है। द एस्केप में अभिनय और निर्माण के लिए उन्हें हार्पर बाजार वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। उनकी नाटकीय हाइलाइट्स में द डचेस ऑफ माल्फी 2014, मेड इन डेग्नेहेम 2014, नेल ग्विन 2016 और सेंट जॉन 2017 में अभिनय शामिल है। 2016 से आर्टरटन अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी रेबेल पार्क प्रोडक्शंस चला रही है, जो कैमरे के सामने और पीछे महिला प्रधान सामग्री बनाने पर केंद्रित है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। जेम्मा क्रिस्टीना आर्टरटन, एक का जन्म 2 फरवरी 1986 को 2 नॉर्थ केंट हॉस्पिटल, ग्रेवसेंड में हुआ था। 3 पॉलीडेक्टाइली के साथ, एक ऐसी स्थिति जिसके कारण अतिरिक्त उंगलियां थीं जिन्हें जन्म के तुरंत बाद हटा दिया गया था। 4 उनकी मां, सेलियनी हीप, एक सफाई व्यवसाय चलाती है और उनके पिता, बैरी जे. आर्टरटन एक वेल्डर है। 5 जब आर्टरटन एक छोटी बच्ची थीं, तब उनका तलाक हो गया और वह अपनी मां और छोटी बहन, हन्ना आर्टरटन, जो एक अभिनेत्री भी है, के साथ एक काउंसिल एस्टेट में पली बड़ी। 6 उनकी मातृवंशीय परदादी एक जर्मन यहूदी कॉन्सर्ट वायलिन वादक थीं। 7 आर्टरटन ने केंट में ग्रेवसेंड ग्रामर स्कूल फॉर गर्ल्स 8 अब मेफील्ड ग्रामर स्कूल में पढ़ाई की और एलन एकबर्न की द बॉय हू फेल इनटू ए बुक के निर्माण में अपनी शौकिया स्टेज की शुरुआत की। उनके प्रदर्शन ने उन्हें एक स्थानीय उत्सव में एक प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिलाया। 9 16 साल की उम्र में आर्टरटन ने डार्टफोर्ड के नॉर्थ केंट कॉलेज में मिस्किन थिएटर में परफॉर्मिंग आर्ट्स की पढ़ाई करने के लिए ग्रेवसेंड ग्रामर स्कूल छोड़ दिया। 8 बाद में उन्होंने रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट में अध्ययन किया, जहां से उन्होंने 2008 में स्नातक किया। 10 आजीविका। 2010 में आर्टरटन को अपनी पहली पेशेवर भूमिका स्टीफन पोलियाकॉफ की कैप्चरिंग मैरी में मिली थी, जब वह अभी भी ड्रामा स्कूल में थीं। 11 उन्होंने जुलाई 2007 में लंदन के ग्लोब थिएटर में शेक्सपियर के लव्स लेबर लॉस्ट में रोजलिन के रूप में अपनी स्टेज शुरुआत की, उसी वर्ष बाद में स्नातक होने से पहले। 12 उन्होंने सेंट ट्रिनियंस 2007 में हेड गर्ल केली के रूप में अपनी फिल्म की शुरुआत की। 13 2008 में उन्होंने जेम्स बॉन्ड फिल्म क्वांटम ऑफ सोलेस में डैनियल क्रेग के साथ काम किया। 14 लगभग 1500 उम्मीदवारों में से चुनी गई, आर्टरटन ने बॉन्ड गर्ल स्ट्रॉबेरी फील्ड्स की भूमिका निभाई, जिसे अच्छे आकार की भूमिका के रूप में वर्णित किया गया है। 15 आर्टरटन अपने चरित्र का वर्णन सोचने वाले आदमी का क्रम्पेट के रूप में करती है। 16 उसी वर्ष उन्होंने थॉमस हार्डी के टेस ऑफ द ड्यूरबरविल्स के बीबीसी रूपांतरण में नामांकित नायक की भूमिका निभाई। 17 इसके अलावा 2008 में उन्होंने आईटीवी धारावाहिक लॉस्ट इन ऑस्टेन में एलिजाबेथ बेनेट की भूमिका निभाई। 17 आज तक उनकी सबसे विवादास्पद भूमिका 2009 की फिल्म द डिसअपीयरेंस ऑफ एलिस क्रीड में थी, जिसमें उनके चरित्र का अपहरण कर लिया जाता है और कई ग्राफिक नग्न दृश्यों में उसका दुरुपयोग किया जाता है। 18 भूमिका के लिए उसे बिस्तर पर हथकड़ी लगाने और पूरे समय उसके मुंह में बॉल गैग पहनने की आवश्यकता थी। 18 उसने अनुरोध किया कि उसके प्रदर्शन में मदद करने के लिए उसे तब भी बिस्तर से बंधा रहने दिया जाए जब कैमरा उस पर न हो। उसने मजाक में कहा कि अगर वह बहुत ज्यादा बातें करेगी तो क्रू बॉल गैग को वापस लगा देगा। 19 फिल्म को अच्छी प्रतिक्रिया मिली। द हॉलीवुड रिपोर्टर के लिए फ्रैंक शेक ने कहा, आर्टरटन अपनी भूमिका की कठोर शारीरिक और भावनात्मक मांगों को बड़ी कुशलता से संभालती है।
20 2005 से 2011 हैरी पॉटर और स्टारडम। 2005 में फिएनेस ने फर्नांडो मीरेल्स की द कांस्टेंट गार्डनर में अभिनय किया, जो जॉन ले कैरे के 2001 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित फिल्म थी, जिसमें उन्होंने रेचल वीज के साथ अभिनय किया था। 7 फिल्म केन्या में सेट है। इसे किबेरा और लोयांगलानी की मलिन बस्तियों के निवासियों के साथ आंशिक रूप से फिल्माया गया था। फिल्म को विशेष रूप से फिएनेस और वीज के अभिनय के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। वैरायटी के टॉड मैकार्थी ने लिखा कि फिएनेस ने फिल्म में अपने कुछ बेहतरीन स्क्रीन अभिनय किए हैं। 20 उन्हें एक प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार नामांकन मिला। स्थिति ने कलाकारों और चालक दल को इस हद तक प्रभावित किया कि उन्होंने इन गांवों के बच्चों को बुनियादी शिक्षा प्रदान करने के लिए कांस्टेंट गार्डनर ट्रस्ट की स्थापना की। फिएनेस चैरिटी के संरक्षक है। 21 फिएनेस शेक्सपियर स्कूल फेस्टिवल के संरक्षक भी है। यह एक चैरिटी है जो यूके भर के स्कूली बच्चों को पेशेवर थिएटरों में शेक्सपियर का प्रदर्शन करने में सक्षम बनाती है। 22 उसी वर्ष फिएनेस ने 2005 की स्टॉप मोशन एनिमेटेड कॉमेडी वालेस एंड ग्रोमिथ द कर्स ऑफ द वेयर रेबिट में लॉर्ड विक्टर क्वार्टरमैन की आवाज दी। इस भूमिका में उन्होंने एक क्रूर उच्च वर्ग के बंधुआ की भूमिका निभाई, जो लेडी टोटिंगटन, हेलेना बोनहम कार्टर को प्रपोज करता है और वालेस और ग्रोमिथ से घृणा करता है। 23-24 फिएनेस, न्यूयॉर्क शहर, 2006 फिएनेस ने हैरी पॉटर फ्रेंचाइज में प्रतिपक्षी लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के रूप में अपने चित्रण के लिए दुनिया भर में प्रसिद्धि प्राप्त की। उनकी पहली उपस्थिति 2005 की फंतासी फिल्म हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर में थी। उन्होंने श्रृंखला की 3 अन्य फिल्मों में भूमिका निभाई, हैरी पॉटर एंड द ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स 2007 और हैरी पॉटर एंड द डेथली हैलोज भाग 1 2010 और भाग 2 2011। एम्पायर पत्रिका के साथ एक साक्षात्कार में फिएनेस ने कहा कि वोल्डेमॉर्ट का उनका चित्रण एक सहज, आंतरिक, शारीरिक चीज थी। 25 कोलाइडर के साथ 2024 के एक साक्षात्कार में फिएनेस ने चरित्र को निभाने के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा, जब मैं वोल्डेमॉर्ट की भूमिका निभाता हूं तो मैं सहानुभूति के बिना किसी चीज तक पहुंचने की कोशिश कर रहा होता हूं। यह शक्ति और नियंत्रण और सत्ता के लिए लोगों के साथ छेड़छाड़ के बारे में है। यह एक वास्तविक, लगभग कामुक आनंद है कि मैं आपको कैसे नियंत्रित कर सकता हूं। मुझे पता है कि मेरे पास ऐसा करने की शक्ति है। आपके पास कोई मौका नहीं है। 26 2006 में फिएनेस इयान मैकडर्मिट के साथ फेथ हीलर में मंच पर लौटे। बूथ थिएटर में ब्रॉडवे स्टेज पर स्थानांतरित होने से पहले इस पुनरुद्धार का प्रीमियर डबलिन के गेट थिएटर में हुआ था। अपने प्रदर्शन के लिए फिएनेस को एक नाटक में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए टोनी पुरस्कार नामांकन मिला। 2008 में उन्होंने लगातार सहयोगी निर्देशक जोनाथन केंट के साथ काम किया, लंदन के नेशनल थिएटर में सोफोकल्स द्वारा ओडिपस द किंग में शीर्षक भूमिका निभाई। 2008 में उन्होंने कीरा नाइटली के साथ फिल्म द डचेस में ड्यूक ऑफ डेवनशायर की भूमिका निभाई। उन्होंने केट विंसलेट के साथ इसी नाम के उपन्यास पर आधारित द रीडर में भी नायक की भूमिका निभाई। उसी वर्ष वह मार्टिन मैकडोनाग की ब्लैक कॉमेडी क्राइम थ्रिलर इन ब्रुक्स में भी दिखाई दिए, जिसमें कॉलिन फेरेल और ब्रेंडन ग्लीसन ने अभिनय किया था। फरवरी 2009 में फिएनेस बेलग्रेड के फिल्म महोत्सव फेस्ट के विशेष अतिथि थे। उन्होंने सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में शेक्सपियर के कोरियोलेनस, अपने निर्देशन की पहली फिल्म, के अपने संस्करण को फिल्माया। फिएनेस ने कैथरीन बिगेलो के साथ उनकी इराक युद्ध फिल्म द हर्ट लॉकर के लिए फिर से काम किया। 2012 से 2019 स्थापित करियर। इंग्लैंड में 2011 के मिंगेला फिल्म फेस्टिवल में एडी और ग्लोरिया मिंगेला के साथ फिएनेस। 2012 में उन्होंने सैम मेंडेस द्वारा निर्देशित 23वीं जेम्स बॉन्ड फिल्म स्काईफॉल में अभिनय किया।
उन्होंने बाद की बॉन्ड फिल्मों में एम के रूप में डेम जूडी डेंच की जगह ली। 27 उसी वर्ष उन्होंने चार्ल्स डिकेंस के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित माइक न्यूवेल द्वारा निर्देशित ग्रेट एक्सपेक्टेशंस 2012 में एबेल मैग्विच की भूमिका निभाई। उन्होंने हैरी पॉटर के पूर्व छात्र रॉबी कोलट्रेन और हेलेना बोनहम कार्टर के साथ अभिनय किया। द हॉलीवुड रिपोर्टर के डेविड रूनी ने उनके प्रदर्शन के बारे में लिखा कि फियेनेस जंगली और डरावना है और कहा, वह अप्रत्याशित अखंडता और अपार करुणा का एक मार्मिक चित्र है। 28 इसके अलावा 2012 में उन्होंने एक्शन फंतासी सीक्वल रैथ ऑफ द टाइटन्स 29 2013 में फियेनेस ने निर्देशक की कुर्सी पर वापसी की और जीवनी पर आधारित रोमांस ड्रामा द इनविजिबल वूमन की कमान संभाली, जिसमें उन्होंने चार्ल्स डिकेंस की मुख्य भूमिका भी निभाई, जिसमें फेलिसिटी जोन्स एलेन टर्नन के रूप में थीं। द गार्जियन के पीटर ब्रैडशॉ ने लिखा, फियेनेस ने खुद एक जटिल व्यक्ति का किरदार निभाया है, एक शोमैन, एक अहंकारी और एक प्रशंसावादी जिसके प्रेमी और बच्चे उसके समर्थक थे, लेकिन वह एक वास्तविक कलाकार और सामाजिक आदर्शवादी भी था। यह एक मनोरंजक ड्रामा है जिसमें बेहतरीन प्रदर्शन है। 30-31 हालांकि उन्हें आमतौर पर एक हास्य अभिनेता के रूप में नहीं जाना जाता है, 2014 में फियेनेस ने वेस एंडरसन की कॉमेडी ड्रामा द ग्रैंड बुडापेस्ट होटल में एक चुलबुले और विलक्षण दरबान महाशय गुस्ताव के रूप में अपने हास्यास्पद मोड़ से एक छाप छोड़ी। फियेनेस ने चरित्र के निर्माण में मदद करने के लिए लंदन के ब्राउन होटल में एक युवा कुली के रूप में अपना समय बिताया। 32 बोस्टन मैगजीन के फिल्म समीक्षक जोसेलिन नोवेक ने कहा, अंत में यह फियेनेस है जो सबसे बड़ी छाप छोड़ता है। उनकी शैलीबद्ध, तेजतर्रार डिलीवरी, शुष्क बुद्धि और हंसमुख गाली-ग्लौज फिल्म को उछालती रहती है। 33 अपने प्रदर्शन के लिए फियेनेस को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, मोशन पिक्चर म्यूजिकल या कॉमेडी। 2015 में फियेनेस ने लुका गुआडाग्निनो की थ्रिलर ए बिगर स्प्लैश में डकोटा जॉनसन और टिल्डा स्विंटन के साथ अभिनय किया। 2016 में फियेनेस कोएन बंधुओं की कॉमेडी फिल्म हेल सीजर में दिखाई दिए, जो 1950 के दशक की हॉलीवुड में सेट है। फियेनेस ने फिल्म में एक प्रशंसित यूरोपीय फिल्म निर्देशक, काल्पनिक लॉरेंस लॉरेंटज की भूमिका निभाई है। उसी वर्ष उन्होंने स्टॉप मोशन एनिमेटेड फिल्म कुबो एंड द टू स्ट्रिंग्स में अपनी आवाज दी, जहां उन्होंने कुबो के दादा रेडेन द मून किंग की भूमिका निभाई। 34 2017 में उन्होंने द लेगो बैटमैन मूवी में ब्रिटिश बटलर अल्फ्रेड पेनीवर्थ की आवाज दी। 36 फियेनेस थोड़ी रूसी बोलते हैं, जिसने उन्हें फिल्म में अलेक्जेंडर पुश्किन की भूमिका निभाने में सक्षम बनाया। 37 उन्हें फिल्म द व्हाइट क्रो के निर्देशन के लिए टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में उत्कृष्ट कलात्मक योगदान के लिए विशेष उपलब्धि पुरस्कार मिला। 2019 में फियेनेस ने टैगी अमीरानी की फीचर डॉक्यूमेंट्री कूप 53 में MI6 एजेंट नॉर्मन डार्बीशायर की भूमिका निभाई। डार्बीशायर, जिनकी 1993 में मृत्यु हो गई, 1953 के ऑपरेशन अजाक्स के सहलेखक थे, जो एक संयुक्त MI6 CIA सैन्य तख्तापलट था जिसने ईरान में लोकतंत्र को उखाड़ फेंका। 38-39 2020 वर्तमान 2018 टोक्यो फिल्म फेस्टिवल में फियेनेस। 2020 में फियेनेस ने रॉबर्ट डाउनी जूनियर अभिनीत पारिवारिक फंतासी एडवेंचर फिल्म डोलिटल में एक बाघ की आवाज दी। उसी वर्ष वह लंदन के ब्रिज थिएटर में डेविड हरे के मोनोलॉग नाटक बीट द डेविल में दिखाई दिए। 40 और फिर नाटक के 2021 फिल्म संस्करण में। 41 इसके अलावा 2021 में उन्होंने ब्रिटिश ड्रामा फिल्म द डिग में कैरी मुलिगन और लिली जेम्स के साथ सफोक पुरातत्वविद बेसिल ब्राउन की भूमिका निभाई। फिल्म को आलोचकों द्वारा उनके प्रदर्शन की प्रशंसा के साथ सकारात्मक समीक्षा मिली। गार्जियन के आलोचक मार्क केरमोर ने फियेनेस के चित्रण को सराहनीय वाक्पटुता के रूप में वर्णित किया। 42 बाद में 2021 में
फिएनेस लंदन के ब्रिज थिएटर में डेविड हरे के नवीनतम नाटक स्ट्रेट लाइन क्रेजी में मंच पर लौटे। नाटक में फिएनेस न्यूयॉर्क के महान शहरी योजनाकार रॉबर्ट मूसा का किरदार निभाते हैं। उनके प्रदर्शन को वैरायटी के साथ शानदार समीक्षा मिली है, जिसमें कहा गया है, फिएनेस पूरी तरह से साहसी, नियंत्रित खतरा है, उसका एकाधिकार पुरुषवाद के किनारे पर है। 44 द गार्जियन की 5 सितारा समीक्षा में आलोचक मार्क लॉसन ने फिएनेस के प्रदर्शन को रोमांचक और अभिनय विजय के रूप में वर्णित किया। 45 यह घोषणा की गई थी कि उत्पादन 2022 में अक्टूबर से दिसंबर तक चलने वाले द शेड में ऑफ ब्रॉडवे पर अपना न्यूयॉर्क स्टेज डेब्यू करेगा। 46, 47, 48, 49 अपने प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, मोशन पिक्चर म्यूजिकल या कॉमेडी के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए नामांकन मिला। इसके अलावा 2022 में फिएनेस ने अपनी बहन, फिल्म निर्माता सोफी फिएनेस के साथ मिलकर टीएस एलियट की कविता फॉर क्वार्टेट्स के अपने प्रोडक्शन और प्रदर्शन को स्क्रीन पर उतारा। मूल ऑनस्टेज प्रदर्शन को एक शानदार नाटकीय अनुभव, 50 और खतरे में दुनिया के बारे में एक मार्मिक वन मैन शो के रूप में वर्णित किया गया था। 51 सोफी फिएनेस की फिल्म में लेंस और स्क्रीन एक नया और भी अधिक अंतरंग परिप्रेक्ष्य लाते हैं। 52 2023 में फिएनेस ने ब्रिटिश लेखक रोनाल्ड डाहल द वंडरफुल स्टोरी ऑफ हेनरी शुगर एंड 3 मोर 2023 के कार्यों से अनुकूलित लघु फिल्मों के संकलन में निर्देशक वेस एंडरसन के साथ फिर से काम किया। इस श्रृंखला में बेनेडिक्ट कम्बरबैच, देव पटेल और बेन किंग्सले के प्रदर्शन शामिल थे, जिसमें इसी नाम की लघु फिल्म ने 96वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ लाइव एक्शन लघु फिल्म का अकादमी पुरस्कार जीता था। 53 54 फिएनेस ने यूके में साइमन गॉडविन के टूरिंग प्रोडक्शन के हिस्से के रूप में 2023 के अंत में मैकबेथ के रूप में मंच पर अभिनय किया। नाटक, जिसमें इंदिरा वर्मा ने लेडी मैकबेथ के रूप में भी अभिनय किया था, नवंबर में लिवरपूल के द डिपो से शुरू होकर एडिनबर्ग, लंदन और वाशिंगटन डीसी में जाने से पहले सफल रहा। 2025 में फिएनेस डैनी बॉयल की 28 ईयर्स लेटर में अभिनय करेंगे, जो श्रृंखला की तीसरी फिल्म है, जो 28 डेज लेटर 2002 के 28 साल बाद एक सर्वनाशकारी ब्रिटेन में सेट है। 56 57 2026 में फिएनेस द हंगर गेम्स सनराइज ऑन द रीपिंग में अभिनय करेंगे, जो हंगर गेम्स श्रृंखला की छठी फिल्म है, जिसमें राष्ट्रपति कोरियोलेनस स्नो की भूमिका निभाई जाएगी, जिसे पहले डोनाल्ड सदरलैंड और टॉम बेलीथ ने चित्रित किया था। 58 व्यक्तिगत जीवन फिएनेस की मुलाकात इंग्लिश अभिनेत्री एलेक्स किंगस्टन से हुई, जब वे दोनों रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट में छात्र थे। 10 साल तक डेटिंग करने के बाद उन्होंने 1993 में शादी कर ली और 1997 में फ्रांसेस्का एनिस के साथ उनके अफेयर के बाद तलाक हो गया। 59 एनिस और फिएनेस 11 साल साथ रहने के बाद 7 फरवरी 2006 को अलग हो गए। 60 61 एक विदाई में जिसे कटुतापूर्ण बताया गया, अफवाहों के बाद कि उनका रोमानियाई गायिका कॉर्नेलिया क्रिसन के साथ अफेयर था। 60 2007 में फिएनेस ने डार्विन से मुंबई की उड़ान पर क्वांटास फ्लाइट अटेंडेंट के साथ सेक्स किया था। शुरुआती इनकार के बाद यह स्थापित हो गया कि उन्होंने विमान के शौचालय में सेक्स किया था और फ्लाइट अटेंडेंट की नौकरी क्वांटास द्वारा समाप्त कर दी गई थी। 62 इस घटना का संदर्भ ऑस्ट्रेलियाई स्केच टीवी शो कॉमेडी इंक में दिया गया था। 63 7 सितंबर 2017 को फिएनेस को सर्बियाई नागरिकता प्रदान की गई, जिस पर सर्बियाई प्रधान मंत्री एना ब्रनबिक ने हस्ताक्षर किए। 64 वकालत और राजनीतिक विचार फिएनेस ने पहले यूनिसेफ यूके के साथ काम किया है और भारत, किर्गिस्तान, युगांडा और रोमानिया में काम किया है। फिएनेस कनाडाई चैरिटी आर्टिस्ट्स अगेंस्ट रेसिज्म के सदस्य भी है। 65 फिएनेस ने ब्रिटेन के यूरोपीय संघ ब्रेक्सिट छोड़ने का विरोध किया। 2016 में यूरोपीय संघ की सदस्यता के लिए जनमत संग्रह के बाद फिएनेस ने कहा,
मैं दृढ़ता से यूरोप में बने रहने का पक्षधर हूं। मुझे लगता है कि यूरोप के साथ हमारा संबंध, भले ही इसकी वर्तमान स्थिति में दोषपूर्ण हो, मुझे लगता है कि यूरोपीय संघ का उद्देश्य संस्कृतियों, राष्ट्रों के बीच संवादात्मक व्यापार, संस्कृति की बाधाओं को दूर करना था। 66 द डेली टेलीग्राफ के साथ मार्च 2021 के एक साक्षात्कार में फियनेस ने ट्रांसजेंडर लोगों पर अपने विचारों के खिलाफ जेके राउलिंग के प्रति समर्थन व्यक्त किया, तर्क देते हुए, मैं उनके प्रति निर्देशित तीखेपन को नहीं समझ सकता। मैं एक तर्क की तीव्रता को समझ सकता हूं, लेकिन मुझे आरोप प्रत्यारोप का यह युग और निंदा करने की आवश्यकता तर्कहीन लगती है। मुझे लगता है कि लोगों द्वारा अपने से अलग विचारों के बारे में व्यक्त की जाने वाली नफरत का स्तर और दूसरों के प्रति भाषा की हिंसा परेशान करने वाली है। 67 अभिनय, श्रेय और प्रशंसा। मुख्य लेख, स्क्रीन और मंच पर राल्फ फियनेस तथा पुरस्कार और नामांकन। यह भी देखे। ब्रिटिश अभिनेताओं की सूची। ग्रेट ब्रिटेन के अकादमी पुरस्कार विजेताओं और नामांकितों की सूची। अकादमी पुरस्कार नामांकन वाले अभिनेताओं की सूची। अभिनय श्रेणियों में 1 से अधिक अकादमी पुरस्कार नामांकन वाले अभिनेताओं की सूची। नोट्स, इस व्यक्ति का उपनाम ट्विस्लट नवाइकेहम फियनेस है, लेकिन वह उपनाम फियनेस से जाना जाता है। तो दोस्तों बात कर ली जाए इसके जो पिछले पार्ट के बारे में, वो बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए नज़र आया था। वो लगभग 100 मिलियन के बजट में बना था और 150 मिलियन तक उसने लगभग टच कर लिया था। बाकी परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया रही थी और अगला पार्ट भी हमें देखने को मिलने वाला है। अपडेट मैंने आपको बताई दी है। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।